Hello everyone, welcome to my UPSC यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की हम ये मैराथन सीरीज पिछले एक साल से करवा रहे हैं। 66 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम टेस्ट नंबर 67 डिस्कस करेंगे। देखिए गवर्नमेंट क्यों डिले कर रही है, ये क्लियर है कि गवर्नमेंट की तरफ से डिले किया जा रहा है। अभी निकल के आया है कि जो नेक्स्ट कैबिनेट की मीटिंग होगी, ये चर्चाएं हैं कि उसमें ये जो नया आयोग बनाना है शिक्षा आयोग, उसको मिल जाएगा अप्रूवल, क्योंकि सारा जो कुछ है, जितनी भी वैकेंसियां हैं शिक्षा विभाग से रिलेटेड, वो सारी इसी की वजह से अटकी हुई है। नया आयोग बनेगा, अभी एक और उसका वैकेंसी का चल रहा था, तो उसमें भी कोर्ट में यही सबमिट किया है कि इनका कार्यकाल पूरा हो गया है, जो सेक्रेटरी वगैरह जो हैं उनका, तो उनका अपॉइंटमेंट करेंगे, जब भर्ती करवा देंगे पूरी। लेकिन ये सब कुछ है जो शिक्षा आयोग के ये जो गठन है, इसको लेके ही है। ये अभी कैबिनेट से अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद ही प्रोसेस में आएगा। होपफुली यही लग रहा है कि अक्टूबर के लास्ट में जाएगा एग्जाम। अब देखते हैं इसको कितना फास्ट प्रोसेस में लेते हैं ये आयोग बनने के बाद। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अवेलेबल है। ये जो ऊपर नंबर दे रखे हैं, इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। जो एटीट्यूड वाले हैं, जो एटीट्यूड से मैसेज करते हैं, वो अपने घर में कोई खाली जगह देख लें और अपना एटीट्यूड उस पर रख दें, क्योंकि आप अपना ईमेल चेक नहीं करते हैं और फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके एटीट्यूड दिखाते हैं। भैया ऐसा नहीं चलने वाला है। आप अपनी जिम्मेदारी से ईमेल चेक कीजिए। हमारी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है। टाइमली टेस्ट सीरीज हो रही है। 50+ टेस्ट का बोला था और एग्जाम होगा जब तक करवाएंगे। ये तो हम 50+ तो करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि कुछ जो एटीट्यूड दिखाते हैं उनकी वजह से हम जो बाकी जो बच्चे हैं जो नॉर्मल अपना सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उनको भी हम एक ही उन्हीं के जैसे उन पे भी आरोप लगाए या ऐसे ट्रीट करें। हमारा ऐसा नहीं है, हम सभी के लिए करवाएंगे। कोशिश यही है शुरू से कि अच्छी तैयारी हो, अच्छे से रिवीजन हो जाए और जो ईमानदारी से सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। बस इतनी ही कोशिश है। आप जरूर डिस्कस कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है पूछ लीजिएगा। आजकल सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चल रहा है ये यूपीएचसीएससी को लेके। आप लोग अब जागरूक हो गए हैं। ये एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट को जो आप इसमें टैग कर रहे हैं, और यही वजह है कि अब गवर्नमेंट की भी धीरे धीरे आंखें खुलेगी जब बच्चे बढ़ते जाएंगे या विरोध प्रदर्शन होंगे, क्योंकि इतना लंबा नहीं होना चाहिए। बच्चों के टाइम की भी वैल्यू होती है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये इधर कुछ ऑर्गेनाइजेशन संगठन दे रखे हैं और इनके संस्थापक कौन है उनके नाम दे रखे हैं इधर। तो ये मैच करना है कि इसमें से सही से मैच कौन सा कर रहा है वो हमें देखना है। सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की? सोशल सर्विस लीग की 1911 में इसकी स्थापना एनएम जोशी ने बॉम्बे में की थी। किसने की है? एनएम जोशी ने बॉम्बे में। एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में की थी और 1905 में इसकी स्थापना किसने की थी? बॉम्बे में ही की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1905 में बॉम्बे में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य एक्चुअली जो इंडियंस हैं, भारतीय हैं, उनको अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए अलग अलग एरियाज में प्रशिक्षित करना था। इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस, इसकी स्थापना है 1887 में की थी, बॉम्बे में की थी। एमजी रानाडे ने इसकी स्थापना की थी। पूछा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो थर्ड युग्म है जो सही सुमेलित है। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो पर्पज था, भारतीय समाज में, सोसाइटी में जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करना था, और स्पेशली विमेंस के लिए।
महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा मिले और जो पुरानी कुछ कुरीतियां चल रही है, सामाजिक बुराइयां चल रही हैं, उनको दूर करना था। इसलिए एमजी रानाडे ने ये इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस बनाया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा केवल 3 ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का नोडल मंत्रालय? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, एनडीआरएफ का नोडल मंत्रालय कौन सा है? एनडीआरएफ आप सभी जानते हैं, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, ये है। इसका जो मॉडल मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसको हम होम मिनिस्ट्री बोलते हैं, गृह मंत्रालय वो है। एनडीआरएफ का गठन कब किया गया था? एनडीआरएफ का गठन किया था 2006 में। जो भी नेचुरल कैलामिटीज हैं, इन स्थितियों से निपटने के लिए एनडीआरएफ का गठन किया गया था। इसमें टोटल 12 बटालियन हैं एनडीआरएफ में, और हर बटालियन में 1100 कर्मी हैं। अभी जैसे दिल्ली में यमुना का इशू हो, या फिर गुजरात में साइक्लोन का इशू हो, या फिर जो ओडिशा में ट्रेन का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ वो हो, इन सब में एनडीआरएफ का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनडीआरएफ पे क्वेश्चन, क्योंकि पिछले 1 साल में काफी चर्चा में रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कौन सा है? ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसके रिगार्डिंग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? देखिए, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है HPI, इसको शुरू किया गया था 2006 में, 2006 में इसको शुरू किया था, और इसका नाम संशोधन किया है 2018 में। ये अभी इसका ये इंडेक्स आया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है जो करंट अफेयर्स, और इस तरीके के रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन आते भी है एग्जाम में हमारे। पहले ये था हेनले एंड पार्टनर्स वीजा प्रतिबंध सूचकांक, हेनले एंड पार्टनर्स वीजा रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स, ये नाम था इसका पहले 2006 में जब शुरू किया था, और 2018 में इसका नाम चेंज करके हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कर दिया है। अभी इसकी रिपोर्ट आई है, ये दुनिया के पासपोर्ट की रेटिंग है, उनके धारक बिना पूर्व वीजा के कितने स्थानों पर जा सकते हैं। बिना वीजा के किसी भी देश के जो नागरिक है किन किन कंट्रीज में जा सकते हैं, वो उसके देश की पासपोर्ट की रैंकिंग बताती है। ये ऑप्शन सही है। रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसको बोलते हैं IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित है। बिल्कुल ये भी सही है, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट है वो इसी एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बेस पे निकालते हैं। ये इस सूचकांक में 227 पासपोर्ट और 199 यात्रा डेस्टिनेशन शामिल है। भारत पिछले साल के 87वें स्थान से 7 पायदान ऊपर चढ़ के 80 स्थान पर पहुंच गया। 87वां नंबर था भारत का 2022 की रिपोर्ट में। अभी जो 2023 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया, इसमें 7 प्लेस का सुधार हुआ है और 80 पे पहुंच गया, 80वें स्थान पे। ये सही है। सी इसका गलत है। देखिए ये इसमें क्या है, ये जो सूचकांक है इसमें 199 पासपोर्ट शामिल किए जाते हैं और जो डेस्टिनेशन है वो 227 डेस्टिनेशन शामिल किए जाते हैं। भारत का इसमें 80वां स्थान है और सबसे इसमें है जो जापान पहले नंबर पे है, फिनलैंड है, फ्रांस है, लग्जमबर्ग है, दक्षिण कोरिया है और स्वीडन है फिर तीसरे स्थान पे है। सीरिया, इराक और अफगानिस्तान के पासपोर्ट है जो 101, 102 और 103 लास्ट पोजीशन पे है। पाकिस्तान की रैंक है इसमें 100th है। तो जो लास्ट 4 सबसे कमजोर पासपोर्ट हैं उनमें 100वां पाकिस्तान, 101 इराक, 102 अफगानिस्तान, 101वां सीरिया है, देन 102 पे है जो इराक है, 103 पे अफगानिस्तान है, लास्ट अफगानिस्तान है। इंडिया 80 नंबर पे है। ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है आपसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो 80वीं रैंक है।
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, सही से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका मतलब यह है कि इनकरेक्ट मैचिंग कौन सा है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 जो फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कब हुआ था। पहला जो वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था फर्स्ट, ये बिल्कुल Feb 12 to 23 Feb तक हुआ था 1979 में। 12 फरवरी से 23 फरवरी 1979 तक ये पहला विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो ये पहला ऑप्शन तो सही मैच कर रहा है। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो पहला अर्थ समिट है, ये इस एजेंडा 21, ये सही है। पर्यावरण और विकास पे जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ है, इसको हम रियो सम्मेलन और पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन, ये हुआ था 3 to 14 जून 1992। ये जरूर ध्यान रखिएगा, जून 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था ये, और इसी को भी रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन बोला जाता है। और एजेंडा 21 क्या है, एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है सतत विकास के संबंध में, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसी के रिलेटेड है। संयुक्त राष्ट्र ब्राजील के जो रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन हुआ है, इसी का प्रोडक्ट है एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 इज एसोसिएटेड विथ दिस रियो सम्मेलन, अर्थ समिट +5 1997। देखिए अर्थ समिट या रियो सम्मेलन हुआ है 1992 में। अब इसको +5 इसीलिए कहा है, ये 1997 में हुआ है क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा है वो अर्थ पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो शिखर सम्मेलन रहा है। ये भी सही है। कार्बन ट्रेडिंग, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं है। ये दिसंबर 1997 में क्योटो जापान में अपनाया गया था, इसको अडॉप्ट किया गया था। किसको, कार्बन ट्रेडिंग को, जो CO2 उत्सर्जन को कम करने का था, ये इसी का था। तो ये डी सही सुमेलित नहीं है, सही मैच नहीं कर रहा, डी इनकरेक्ट है। डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं है, क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो जापान में है। आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। वीर दामोदर सावरकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वीर दामोदर सावरकर, जो वीडी सावरकर के नाम से भी जानते हैं, इनके संबंध में पूछा है। उन्होंने जाति व्यवस्था के उन्मूलन की वकालत की और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। सावरकर है जो जाति व्यवस्था के आलोचक थे, वो कास्ट सिस्टम में नहीं बिलीव करते थे। तो उनका मानना था कि एक सामाजिक बुराई है जिसे खत्म करना जरूरी है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि जो जाति व्यवस्था है ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती है, असमानता पैदा करती है, इससे इक्वलिटी नहीं रहती है, भेदभाव होता है इससे, और ये एकजुट और मजबूत भारत के विकास को भी रोकती है। ये सावरकर का मानना था। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। उन्होंने कई प्रभावशाली किताबें और पुस्तिकाएं लिखी, जिनमें द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कई बार पूछा जाता है कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी है। तो ये भी इसमें तर्क दिया गया था। इन्होंने कहा था कि जो 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ था, वो एक स्वतंत्रता का युद्ध था। ये स्टेटमेंट भी सही है। ये बुक का नाम जरूर आप ध्यान रखिएगा। वैसे हम किसी ना किसी टेस्ट में कर चुके हैं डायरेक्टली कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक किसने लिखी थी। तो सही पूछा है। देखिए अंग्रेजी, जो उस टाइम अंग्रेजों का राज था यहाँ पे, और अंग्रेज कोर्ट ने क्या था, सावरकर को एक ही जन्म में 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सावरकर को एक जन्म में 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, और ये भी कहा था कि ये दोनों सजाएं एक साथ नहीं चल सकती। इसका मतलब 2 25-25 साल की सजाएं, टोटल 50 साल सावरकर को सजा सुनाई गई थी। इसका मतलब है कि यानी 1911 में जब सावरकर 28 साल के थे, उस टाइम उनको 50 साल की सजा सुनाई थी। तो ये लगभग पूरी लाइफ के लिए हो गया।
अगर जीवन इतना बच जाए तो। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आप उम्मीद कर सकते हैं वीडी सावरकर पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में और पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इंडिया में थ्रू आउट चल रहा होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से टॉपिक में। अभी भी गुजरात हाईकोर्ट ने भी एक जो कांग्रेस के लीडर हैं उन पे जो डिफेमेशन केस वगैरह कुछ था, तो उसमें भी इसका जिक्र किया था कि ये सावरकर पे केस चल रहा है इस तरीके का। तो ये चलता रहता है सोशली पॉलिटिकली हर किसी न किसी वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है या फिर इसके विपरीत एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है? देखिए, डिजिटल सिग्नल है, इसको मॉड्यूलेटर के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। जब एक होता है, या आपके आईसीटी में पूछ लिया जाता है इस तरीके का टफ क्वेश्चन, जो डिजिटल सिग्नल है ये इसको मॉड्यूलेटर के रूप में एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, और जो एनालॉग सिग्नल है उसको डीमॉड्यूलेटर के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो डिजिटल सिग्नल में चेंज हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, डिजिटल से एनालॉग, मॉड्यूलेटर, एनालॉग टू डिजिटल, डीमॉड्यूलेटर। और ये कौन करता है? ये उपकरण है जो इसको काम को करता है, वो है मॉडेम। ये मॉडेम करता है। इसमें एक चीज और जो पूछ ली जाती है, एसिंक्रोनस मॉडेम घड़ी के बजाय सिंक्रोनाइजेशन के लिए स्टार्ट और स्टार्ट बिट का उपयोग किया जाता है। तो ये स्टार्ट और स्टार्ट बिट ध्यान रखना, ना कि ये वो जो मॉडेम घड़ी है उसका यूज करता है। हाल ही खबरों में रहा बुरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये बुरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य या बूढ़ा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, और ये किस जिले में है? ये देखिए, ये काफी चर्चा में था अभी। ये अभ्यारण्य है, ये ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसके नदर्न तट पे है, उत्तरी तट पे स्थित है ये अभ्यारण्य है। जो इसकी एक अलग विशेष पहचान है, गंगा की डॉल्फिन हो या फिर बंगाल की लोमड़ी हो, हिरण हो, कई प्रजातियों के लिए, और ये चर्चा में था अभी। उधर फ्लड वगैरह रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, ये भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है असम, उसमें है। सौर प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग संसाधन केंद्र स्टार सी पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये स्टार सी पहल क्या है? देखिए, सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, ये इसका पूरा नाम है, जिसको सौर प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग संसाधन केंद्र कहते हैं। ये क्या चीज है? भारत ने अभी रिसेंटली, देखिए इस तरीके के नाम सुनते हैं, जब पहले लगता था ये कोई यूरोप वगैरह से शुरू हुआ होगा या अमेरिका से हुआ होगा, लेकिन ये इंडिया ने ही शुरू किया है। क्योंकि हम सबको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, वो भारत ने ही उसको शुरू किया है। जब पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी 2015 में, ये जो स्टार सी है, इसमें भारत क्या कर रहा है कि जो गरीब देश है, दुनिया के जो सबसे गरीब देश हैं, उनका सोलर सिस्टम मजबूत कर रहा है, ताकि उनका जो बेसिक बुनियादी ढांचा है उसको बढ़ाया जा सके। और इसमें जो सबसे शुरुआत की है अभी, वो की है जो प्रशांत द्वीप के देश हैं, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, वहां से भारत ने शुरुआत की है। और इसमें सहयोग भारत तो कर ही रहा है, भारत के साथ इसमें भारत का सहयोग है जो UNIDO भी कर रहा है। UNIDO क्या है? यूनाइटेड नेशंस की ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन का ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ये इसमें सहयोग के बारे में सोच रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संयुक्त पहल है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और UNDP, इसका उद्देश्य दुनिया के सबसे गरीब देशों में सौर ऊर्जा परिस्थिति तंत्र को मजबूत करना है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है।
सोलर एनर्जी में जो हमारा टारगेट है 2030 का, हम उससे अभी आगे चल रहे हैं। जो 25 का टारगेट था, 22 का टारगेट था, सब में हम आगे ही चल रहे हैं उसमें। जो हाल ही में समाचारों में देखी गई बेडा क्लीन का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के उपयोग के लिए किया जाता है? बेडा क्लीन है ये, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये अभी चर्चा में थी, DRTB, ये जो प्रतिरोधी तपेदिक जो जिसको कहते हैं मलेरिया, उसकी है ये दवाई जो है। अभी इसलिए चर्चा में है कि इसका पेटेंट खत्म हो गया है। इसका पेटेंट था पहले जॉनसन एंड जॉनसन के नाम, और ये पेटेंट खत्म हो गया है। मलेरिया, बुखार, उनके लिए ये दवाई दी जाती थी डॉक्टरों के द्वारा, अब इसका पेटेंट खत्म हो गया है। अभी देखते हैं नया पेटेंट कौन लेता है इसका। हाल ही में किसे उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जर्मन शांति पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। हाल ही में जर्मन पुरस्कार जो दिया है, ये दिया है सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी को सभी जानते होंगे। अभी लास्ट ईयर इन पे न्यूयॉर्क में शायद अटैक हुआ था, वो सरतन से जुदा टाइप, क्योंकि इन पे कोई फतवा वगैरह जारी कर रखा था किसी ईरानियन ने। जो ईरान के लोग वो है, उनका जो सर्वोच्च धार्मिक नेता है अयातुल्ला खुमेनी, उन्होंने सलमान रुश्दी पे 1989 में कोई इस्लाम धर्म का अपमान करने के बारे में लेकर कुछ थी जो फतवा जारी किया था, और इसने कहा था कि इसको 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा था इसको मारने पे। तो इस पे अटैक हुआ था, और उसके बाद पे जब इस सलमान रुश्दी पे अटैक किया तो जो ईरान के कट्टरपंथी है, उन्होंने कहा भी था कि हमला करने वाले को 1000 बार सलाम। तो उसी को लेके ये चल रहा था, और अब जर्मन शांति पुरस्कार दिया गया है इनको, सलमान रुश्दी को। जो जर्मन बुक ट्रेड ज्यूरी है, उसने ये इनका जो योगदान है उसके लिए दिया है। और जो सलमान रुश्दी है, ब्रिटिश अमेरिकी लेखक है। सेरई जादान कौन है? सेरई जादान है, इनको भी 2017-18 में है जो यही जर्मन शांति पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन को भी दिया गया है 2019 में। और जो मार्गरेट एटवुड है, इनको भी ये पुरस्कार मिला हुआ है 2017 में। एक्चुअली जो कनाडा के लेखक है मार्गरेट एटवुड, इनको दिया गया है। और सलमान रुश्दी से पहले अभी हाल ही में ये पुरस्कार 2022 में ये सेरई जादान को दिया था। ये जो ये लेखक है यूक्रेन की, तो यूक्रेन और रशिया के जो चल रहा है, तो ये यूक्रेन के लेखक है। इन्होंने कुछ जो ह्यूमन साइड है युद्ध में जो प्रभावित हुए हैं लोग, उसमें जो ह्यूमन साइड है, मानवीयता जिसको कहते हैं हम, मानवीय मूल्य, उनको दिखाया है इस बुक में। तो अभी 2022 में ये पुरस्कार इनको मिला था। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को रणनीतिक दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, ये विधेयक 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसके बारे में गलत कौन सा है? तो ये ध्यान रखना। अभी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये इसको मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट से। इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा, टेस्ट सीरीज में आपको ये नोट्स वगैरह सब मिल जाते हैं। देखिए इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है ताकि आपको ध्यान में रहे। ये भारत में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करेगा। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक ये भारत में क्या करेगा? राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, जिसको NRF कहते हैं, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इस विधेयक के जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? विज्ञान और इंजीनियरिंग जो है
अनुसंधान बोर्ड, उसको एनआरएफ में शामिल किया जाएगा। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड क्या है? ये है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड रिसर्च बोर्ड, ये इसको एनआरएफ में शामिल कर लिया जाएगा, जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है उसमें। इसका एक गवर्निंग बोर्ड भी होगा और उस बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर उस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन होंगे? ये प्राइम मिनिस्टर होंगे। इसके उपाध्यक्ष कौन होंगे? उपाध्यक्ष होंगे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं वो होंगे। इसमें एक कार्यकारी जो परिषद है, काउंसिल होगी, और उस काउंसिल में भारत सरकार के जो चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर हैं वो भी इसमें अध्यक्ष होंगे। कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे? जो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष होंगे। इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे सिलेबस में भी है और ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। इसको देखते हैं, स्टेटमेंट को, ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है गलत पूछा है हमसे इस क्वेश्चन में। एनआरएफ की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी, बिल्कुल ये सही है। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड को एनआरएफ में शामिल किया जाएगा, ये सही है। ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये गलत है। बाकी इसका विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है, बिल्कुल निजी क्षेत्र भी इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है साइंस एंड टेक में, तो उसमें कोई सभी को पता है, ज्यादा कोई बड़ा इश्यू है नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन गलत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, एजुकेशन मिनिस्ट्री का नहीं है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच प्लेटफॉर्म विकसित किया है? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, देखिए आजकल एक टर्म काफी चर्चा में रह रही है, डीप ग्लोबल। इस तरीके की टर्म्स चर्चा में है, आने वाले टाइम में जरूर करवाएंगे आपको, क्योंकि कई देशों में सरकारें मिलिट्री चेंज कर रही है, तो उसमें जो नाम लिया जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि डीप ग्लोबल करवा रहा है। कई देशों में कंडीशन जानबूझ के बिगाड़ी जा रही है, चाहे कोई भी वजह हो, चाहे पॉलिटिकल रीजन हो, मिलिट्री रीजन हो, सोशल रीजन हो, या कम्युनिटी को आपस में लड़ा के किया जा रहा है। तो उसके पीछे एक जो टर्म ग्लोबली टर्म कर रही है, अभी ट्रेंड कर रही है, वो है डीप ग्लोबल। उसमें काफी लोग हैं जो अंग्रेजों के टाइम पे हुआ करते थे, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो जो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच विकसित किया है ये विश्व संसाधन संस्थान, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इन्होंने विकसित किया है। GFW, ये इसका करेक्ट आंसर है। कहने को ये कह रहे हैं कि लोगों के जीवन में सुधार आ सके, पृथ्वी की रक्षा करेंगे हम, इसीलिए प्लेटफॉर्म बनाया है, लेकिन वेस्ट कंट्रीज का ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। निम्नलिखित घाटे पर विचार कीजिए। राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा, राजस्व घाटा। उपर्युक्त घाटे में से कितने दोहरे घाटे की स्थिति से संबंधित है? इनमें से कौन से हैं जो दोहरे घाटे की स्थिति से संबंधित है? देखिए दोहरा घाटा क्या होता है? दोहरे घाटे से मतलब ये है, उस कंडीशन से है कि जब कोई अर्थव्यवस्था है उसमें राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा दोनों ही प्रॉब्लम में हो। राजकोषीय घाटा हो और चालू खाता घाटा दोनों से ग्रस्त हो कोई इकोनॉमी, उसको बोला जाता है दोहरा घाटे की मार। इसमें जो आएगा राजकोषीय और चालू खाता घाटा, ये दोहरे घाटा बोला जाता है इसको। 20 का करेक्ट आंसर है। कई देशों में कंडीशन है अभी, कोविड की वजह हो या फिर ये रूस यूक्रेन हो या फिर खुद की कुछ गलतियां हो। इनमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र किसी दिए गए क्षेत्र की इकाई के लिए सबसे अधिक कार्बन एकत्रित करेगा? इनमें से कौन सा इकोसिस्टम है जो किसी पर्टिकुलर रीजन में सबसे ज्यादा कार्बन एकत्र करेगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर आएगा सॉल्ट मार्श। सॉल्ट मार्श क्या है? ये इसको ब्लू कार्बन भी कहते हैं। ब्लू कार्बन, जो ब्लू कार्बन आवास है उनमें से एक है ये, जो जमीन के ऊपर और नीचे भी
बायोमास और जो तलछट होता है नीचे, उसके भीतर भी जो कार्बन जमा होता है उसको उस कार्बन को जमा करने की इसकी जो कैपेसिटी है उसको पहचाना जा सकता है साल्ट मार्स की। जबकि सॉल्ट मार्स है ये उष्णकटिबंधीय जो वन है उनमें ये जो कार्बन सोखता है उसकी कैपेसिटी उष्णकटिबंधीय में 4 टाइम्स हो जाती है। उष्णकटिबंधीय एरिया में 4 टाइम्स हो जाती है सॉल्ट मार्स की कैपेसिटी कार्बन एकत्रित करने की, कार्बन सोखने की। सॉल्ट मार्स क्या होता है? सॉल्ट मार्स है ये खारे पानी का जो दलदल हो गया, या जो तटीय नमक का दलदल है, या जो टाइडल दलदल जो ज्वारीय दलदल है उसको बोलते हैं सॉल्ट मार्स। ये अभी कोई रिसर्च हुआ है, वहां से एक क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। कृषि इंफ्रा फंड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, ये फसल पूर्व प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामूहिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 2020 में शुरू की गई एक वित्त पोषण सुविधा है। हम बिल्कुल एक किसानों के लिए वित्त पोषण सुविधा है। AIF है जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना, जो चाहे वो PM किसान सम्मान निधि हो, वो सब इसी का ही पार्ट है। जो किसानों के लिए फसल बीमा योजना हो, ये कृषि इंफ्रा फंड योजना में ही है। इस योजना की अवधि अब 2020 से 2029 हो गई है, 10 साल तक। तो इसमें जो पूर्व दे रखा है ये गलत है, क्योंकि पहले से कैसे पता चलेगा कि कितना किसानों को नुकसान हुआ है फसलों को, या जो भी किसानों की प्रॉब्लम्स हैं उनका पहले पता नहीं चलता। प्रॉब्लम तो कोई सी भी हो पहले से पता नहीं चलता है। तो आप क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे तो गलती के चांसेस हमारे कम रहेंगे। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पूर्व प्रबंधन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये फसल कटाई के बाद से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संसाधनों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए बिना किसी ब्याज के ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये सही है कि 1 लाख करोड़ रुपए इसमें बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसमें देंगे किसानों को, लेकिन बिना किसी ऋण के, बिना किसी ब्याज के नहीं। इसमें इंटरेस्ट है, 3% की छूट मिलेगी इसमें। तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। इसमें जैसे किसान हो गए, जो विपणन सहकारी समिति है वो हो गई, जो SHGS सेल्फ हेल्प ग्रुप वो हो गए, लाभार्थी किसान है FPO, ये सभी इसमें इस फंड में आते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि दोनों ही गलत है। कास पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कास पठार, जिसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में स्थित है और ये पश्चिमी घाट के जीवमंडल में आता है। दूसरा जो दिया हुआ है ये अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। देखिए पहला स्टेटमेंट सही है कि जो कास पठार है ये अभी चर्चा में है एक्चुअली। इसको वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। और जो वेस्टर्न घाट का जो बायोस्फीयर है, इकोलॉजिकल रीजन है, उसी में आता है वेस्टर्न घाट में। महाराष्ट्र भी वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। इसमें अभी रिसेंटली एक नया रिसर्च हुआ है। कास पठार में एक मौसमी झील है। इस झील का जो बॉटम है उसमें एक नया रिसर्च से पता चला है कि जो भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून है उसमें एक बड़े बदलाव का संकेत यहां से पता चला है। और ये कहां पे है? महाराष्ट्र में। डायरेक्ट भी अगर आपसे पूछा जाए कि कास पठार कहां पे स्थित है तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। यह अवसादी चट्टानों से बना हुआ है? नहीं, ये अवसादी चट्टानों से नहीं बना हुआ, ये आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। यह पठार यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल सूची में पश्चिमी घाट के नाम से अंकित है। ये बात सही है कि ये जो कास पठार है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है, नेचुरल हेरिटेज साइट, उनमें वेस्टर्न घाट के नाम से ही रिकॉर्ड में है। तो ये पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस के रूप में जाना जाता है, जिसे फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल किले पर हमले से हुई थी। सही कौन सा है? ये दोनों ही सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है और ये इसकी व्याख्या ये कथन स्टेटमेंट सेकंड कर रहा है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी को यहाँ पे चीफ गेस्ट बुलाया था, इनका जो फ्रांस का नेशनल डे है उस पे, और इसको बेस्टिल डे के नाम से जानते हैं। ये फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस भी है और इसमें एक जो फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है फ्रांस का? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये जरूर ध्यान रखिएगा नाम, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इससे सम्मानित किया है प्राइम मिनिस्टर को। निम्नलिखित में से कौन सी एक्टिविटीज हैं जो गतिविधियां वस्तु एवं सेवा कर के तहत कराधान के अधीन है? यह है जीएसटी की बात हो रही है। अभी मैराथन 50वीं बैठक हुई है जीएसटी काउंसिल की, ये अपने आप में ही बड़ी बात है। 50वीं बैठक हुई है। अब इसमें कुछ चीजें हुई है, जो ऑनलाइन गेमिंग है, वो कैसीनो, घुड़दौड़ जो है, इसके लिए अब सबके लिए बराबर टैक्स कर दिया है। इनके लिए ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, घुड़दौड़, जो बिना तले स्नैक पैलेट्स हैं, इनके सब के लिए 28% जीएसटी कर दिया है। पहले सबके लिए अलग अलग था, अब इन सब के लिए, जबकि जो बिना पके बिना तले स्नैक पैलेट्स हैं, इनकी दर कम कर दी है, इनकी पहले ज़्यादा थी। तो ऐसा नहीं है कि सबकी बढ़ा दी है, कुछ की कम की है, कुछ की बढ़ा दी है और सबको 28% कर दिया है। इसमें चारों ही सही है। और भी आप देखिएगा, इसमें और भी हैं कुछ चीजें, या तो हम है जो आपको नेक्स्ट टेस्ट में करवा देंगे, या फिर आप अपनी तरफ से भी चाहे तो पढ़ सकते हैं। और इसमें जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, इसको कौन लीड करता है? वित्त मंत्री इसको लीड करता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके सही कौन सा है ये बताना है। पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? छोटा नागपुर पठार जो है उसके वेस्टर्न साइड पे है पलामू टाइगर रिजर्व। ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान या पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य है उसका हिस्सा है। इंडोमलायन रीजन जो काफी फेमस है वो उसका पार्ट है मेनली, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का। और ये कहाँ पे है पलामू टाइगर रिजर्व? ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये झारखंड में है। कमलांग टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व ये भारत का 50वां टाइगर रिजर्व है, बाघ अभ्यारण्य है 50वां। और ये जो पूर्वोत्तर राज्य है हमारा भारत का, अरुणाचल प्रदेश, उसका हिस्सा है। मिजोरम में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश में भी किस जिले में है? ये लोहित जिले में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उससे लगभग 100 किलोमीटर है ये रानीपुर टाइगर रिजर्व। और प्रेजेंट में जो दूधवा, पीलीभीत, अमानगढ़, इनके बाद में ये रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया गया है, बाघ अभ्यारण्य भी बनाया गया है इसको। ये स्टेटमेंट सही है, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। उम्मीद है आप इसको लाइक जरूर करेंगे। और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। PBWRS1 किस फसल की किस्म है जो हाल ही में टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोगों के खतरों को कम करने के कारण खबरों में है? ये जो PBWRS1 है, ये कौन सी फसल की किस्म है जो अभी हाल ही में टाइप 2 मधुमेह और जो हार्ट डिजीज है उनका खतरा कम करने की वजह से चर्चा में है? ये अभी काफ़ी अच्छा ये रिसर्च किया है लुधियाना इंस्टीट्यूट ने। लुधियाना में जो इंस्टीट्यूट है इनका रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे इसका रिसर्च किया है
और पता चला है कि जो हार्ट डिजीज है या जो मधुमेह है उसके लिए ये काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। एक्चुअली ये जो प्रतिरोधी स्टार्च है वो है RS फर्स्ट। क्या है? प्रतिरोधी स्टार्च, रेजिस्टेंस स्टार्च है ये। और ये किसकी है? गेहूं की है, नई किस्म तैयार की है ये। डी इसका करेक्ट आंसर है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा। रेगुलर करवाते रहेंगे आपको टेस्ट, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को भी। और उम्मीद है कि जल्दी ही आप लोगों को एग्ज़ाम का डेट मिले, ताकि आप भी अपनी तैयारी वापस से, जैसे हमने शुरू में तैयारी शुरू की थी उस टाइम पे काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे थे सभी बच्चे, वापस ही जैसे ही डेट आएगी तो हम इसमें फिर से आपको तैयारी करवाएंगे। आप निश्चिंत रहें। जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है जिन्होंने, आपको ये सेंड कर दिया जाएगा आपके ईमेल पे। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।